हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। होप आप सब बढ़िया होंगे। देखिए, मैंने आपको बहुत सी वीडियोस प्रोवाइड की हैं। साइंस का जो सैम्पल पेपर डीओ ने इशू किया था वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th का जो साइंस का आपको एग्जाम है उसी के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 10 कार्य और ऊर्जा, इंग्लिश में वर्क एंड एनर्जी के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट समझाने जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, वो स्टार्ट हो रहा है कार्य से। ठीक है, वर्क से स्टार्ट हो रहा है, कार्य से। तो देखो, जो जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए रिपीटेड है वो मैं सारा आपको इसमें बताऊंगा और इसको अच्छे से समझाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है, एक बार सुनते ही आपको अच्छे से आ जाएगा। अगर आपसे कोई वर्क पूछ रहा है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कार्य किसे कहते हैं, तो आपको दो बातें याद रखनी है। बल यानी कि इंग्लिश में फोर्स, और दूसरा विस्थापन यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कार्य। क्या निकल जाएगा? वर्क निकल जाएगा। तो अगर कोई आपसे, देखो, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आप आराम से डेफिनेशन बता सकते हो। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कार्य किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वो अपनी जगह से विस्थापित हो जाती है, उसे हम कार्य कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलोगे? व्हेन वी अप्लाइड फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इट डिस्प्लेसेस फ्रॉम इट्स प्लेस, इज कॉल्ड वर्क। ठीक है, और अगर इसी को घुमा कर वो पूछ ले कि भाई एक जूल किसे कहते हैं, देखो आपको ये पता होना चाहिए जो एक जूल है या सिर्फ जूल कार्य की ऐसा यूनिट होती है। तो अगर आपसे पूछ ले कि एक जूल किसे कहते हैं, तो आप बताओगे जब 1 न्यूटन फोर्स लगता है। देखो वही चीज है, इसने वर्क ना पूछ के आपसे 1 जूल पूछ लिया, तो आप बताओगे, अब आप बल ना बोल के बोलोगे 1 न्यूटन जब फोर्स लगाया जाता है और कोई चीज अपनी जगह से 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो उसे एक जूल कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखोगे? व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, द थिंग इज डिस्प्लेस्ड 1 मीटर अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल प्लेस, इज कॉल्ड 1 जूल। यहाँ पे सब मेंशन किया गया है, मैं वो आपको सब दिखा दूंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वो सीधा वर्क नहीं पूछेगा, आपको वर्क की कैसे यूनिट पूछ लेगा कि उसे किसे कहते हैं, 1 जूल किसे कहते हैं। अब मान लो एग्जाम में 1 जूल आ गया। देखिए, मान लीजिए आपने, सर आपने इतनी बड़ी डेफिनेशन बोल दी 1 जूल की, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। तो आप अगर ये फॉर्मूला भी लिख के आ जाएंगे ना, तब भी आपको टीचर को मार्क्स देने पड़ेंगे। तो आप जो भी क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जो जानते हैं, अगर पिक्चर जानते हैं, जो भी जानते हैं वो लिखो। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। तो आपको कार्य क्या पता लग गया। अगर आपसे एमसीक्यू में पूछ ले, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है कि, और आया भी हुआ है बहुत बार, कि क्या कार्य पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। अब बोलोगे तीनों प्रकार के कार्य होते हैं। जो वर्क है ना, वर्क, तो वर्क डियर तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। समझ में आ गई? कार्य का कंसेप्ट समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर सारे कार्य का मेंशन था। ये देखो यहाँ पर जब आप पढ़ोगे ना इसमें कार्य के बारे में, तो अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि एक बच्चा कह रहा है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, अगर आपसे पूछे ना कि एक बच्चा कह रहा है कि मैं ना पूरा दिन बैठ के लिखा जा रहा हूँ, लिखा जा रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ, तो क्या साइंस की नजर में वो वर्क हुआ? साइंस बोलेगी कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से याद करना है। ये देखो, ये लिखा हुआ, अगर आप रीडिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, सोच रहे हो, तो साइंस की नजर में इन ये सारे के सारे काम नहीं माने जाएंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गई कि कार्य कब नहीं होता? साइंस की नजर में कार्य तभी होगा जब उस पर फोर्स लगे और वो अपनी जगह से हटे। जैसे मान लो ये चीज है, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अपनी जगह से हट रही है, तो ही कार्य माना जाएगा। अगर आप सोच रहे हो, बैठ के खा रहे हो, तो वो कार्य साइंस की नजर में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गई? और नेगेटिव कब होगा? जब आप गाड़ी आगे धक्का मारो और गाड़ी पीछे ही जाई जा रही है, वो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। और जीरो वर्क क्या होगा? जैसे आप फोर्स तो लगा रहे हो, वो अपनी जगह से हिल नहीं रही, आप दीवार को धक्का तो मार रहे हो, दीवार हट ही नहीं रही है, तो वो क्या होगा? कार्य जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? कार्य का कंसेप्ट समझ आ गया? देखो ये जूल हो गया, ये देखो ये लिखा, जब वस्तु, जब बल, वस्तु को बल की, ये इन्होंने पता नहीं क्या लिख दिया, जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आप लिख देना। जब 1 न्यूटन बल लगाया जाता है और 1 मीटर वो अपनी जगह से विस्थापित होता है, तो उसे 1 जूल कार्य कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जब 1 न्यूटन फोर्स लगाया जाता है और वो अपनी जगह से 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाता है, तो उसे 1 जूल कहते हैं। ठीक है, जब फोर्स 1 मीटर लगाया जाता है, ठीक है, और वो 1 मीटर अपनी जगह से हट जाता है, तो उसे 1 जूल
कहते हैं, ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। अब आगे सुनो, अब अगला टॉपिक पे आ जाओ। अगला टॉपिक हमारे पास है, अगला टॉपिक है हमारे पास में एनर्जी वाला। ठीक है, कौन सा टॉपिक है अगला? एनर्जी। एनर्जी मतलब होता है बच्चों ऊर्जा। अगर आपसे पूछेगा ऊर्जा किसे कहते हैं, तो सिंपल याद रख लेना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। देखो, अगर आप किसी काम को कितनी क्षमता से कर रहे हो ना, उसे हम एनर्जी बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। समझ में आ गई? इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और पूछेगा कि ऊर्जा का ऐसे मात्रक क्या है, देखो वर्क का क्या था, वर्क की ऐसे यूनिट क्या थी? जूल थी। ठीक है, वर्क की क्या थी? जूल थी। और ऊर्जा यानी कि एनर्जी की भी ऐसे यूनिट क्या है? एनर्जी की ऐसे यूनिट भी जूल ही होती है। ठीक है, अब एनर्जी में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी एनर्जी है। एनर्जी कौन कौन सी होती है, जैसे देखो ऊष्मीय एनर्जी, रासायनिक एनर्जी, विद्युत एनर्जी, प्रकाश एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा, ये सारी की सारी एनर्जी है। इंग्लिश में देखो कौन कौन सी होती है, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। है अब पता है आपसे कैसे पूछ सकता है एग्जाम में? आपसे ऐसे पूछ सकता है कि बताइए, एक बच्चे ने एक ट्यूबलाइट को जला दिया, ठीक है, तो ट्यूबलाइट जल गई, तो बताओ कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हुई है? तो आप बोलोगे क्योंकि उसने ट्यूबलाइट को ऑन किया, मतलब किसी बटन के द्वारा, है ना। तो आप बोलोगे उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जब ट्यूबलाइट में जाएगी तो रोशनी आ रही है, तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि अब ट्यूबलाइट को छुएंगे तो उसमें तो हीट भी निकलेगी, तो हीट एनर्जी भी निकलेगी। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में ना अब सीधा अप्लाई क्वेश्चन नहीं है, आपको एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन के आंसर ज्यादा देने पड़ेंगे कि आप उसमें से आंसर निकाल पा रहे हो, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे। अब एनर्जी आपके कोर्स में कौन कौन सी एनर्जी करनी है, देखो आपको जो है ना, ये देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है कि एनर्जी कैसे कैसे ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है ना, इस तरीके क्वेश्चन आ जाता है। अब आपको दो एनर्जी याद करनी है, एक तो करंट एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं तो तीसरी होती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, आपको दो याद रखनी है एनर्जी जो इस चैप्टर में आपको मेन रखनी है। एक है गतिज ऊर्जा, दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दो, अगर आपसे कोई पूछेगा ना गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, अगर आपसे पहले करंट एनर्जी किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे गति ऊर्जा का मतलब होता है किसी वस्तु की गति के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। द एनर्जी विच पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया? जो एनर्जी पोजेस्ड होती है उसकी मोशन की वजह से, उससे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी विच इज पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गति के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं इसको? इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, देखो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हम यहाँ पर ई लिखेंगे क्योंकि एनर्जी निकाल रहे हैं। फॉर्मूला इसका होता है 1/2 mv²। ठीक है, वैसे जब इस फॉर्मूले को डिराइव किया जाता है डियर, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर एक होते हैं फाइनल वेलोसिटी, दूसरी होती है इनिशियल वेलोसिटी, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके मास। पता है ये फॉर्मूला कैसे बना? ये फॉर्मूला कैसे बना? ये फॉर्मूला ऐसे बना कि हम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मान लेते हैं, और जब वो इनिशियल वेलोसिटी को जीरो मान लेते हैं तो ये जीरो में से घटाएंगे तो वही आ जाएगा, एम को पहले लिख लिया तो ये फॉर्मूला बन गया। ये आपको पता होना चाहिए। देखो यू किसे कहते हैं? यू कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब होता है आरंभिक वेग, और वी मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, मतलब अंतिम वेग। तो जो अंतिम वेग होता है और इनिशियल वेग होता है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? देखो अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो पहले वाले को यू बोलते हैं और बाद वाले को वी बोलेंगे। मान लो मैंने फिर यहां से स्टार्ट करना शुरू कर दिया, मैंने कहा अब यहां से दोबारा बताओ, तो ये अब यू बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा, और ये जो है वी बन जाएगा। ठीक है, मतलब समझ में? पहले वाले को हमेशा यू बोलेंगे, बाद वाले को वी बोलेंगे। अगर यहां से स्टार्ट कर दो, अभी ये यू था फिर ये वी था। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, जो शुरू वाला होता है यू कहते हैं, एंड वाले को वी कहते हैं। और अगर मैंने यहां से दोबारा चलना शुरू कर दिया तो ये वी कट के क्या बन जाएगा? यू, और ये वाला वी बन जाएगा।
जो पहले पॉइंट लेते हैं उसे यू कहते हैं, बाद वाले पॉइंट को वी कहते हैं। ठीक है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला समझ में आ गया, 1/2 mv²। ठीक है, अब आज दूसरी आपको एनर्जी याद रखनी है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपसे पूछ ले रही यार, अच्छा एक चीज पहले और पूछ लूं, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है डियर, उसका जो है ना एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है। तो मैंने भी आपको बताया कि ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है, जो गति के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा गति ऊर्जा कहलाती है। तो आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हो काइनेटिक एनर्जी के। आप बताओगे फ्लोइंग वाटर, FLOWING, और ब्लोइंग हवा जब बहती है उसके लिए ब्लोइंग लगाया जाता है, तो ब्लोइंग एयर। देखो पानी बहता है ऐसे जा रहा है, हवा बह रही है ऐसे जा रही है, तो ये किसके एग्जाम्पल हुए, काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल हुए। ठीक है, जैसे अगर कोई मूविंग कार, कोई कार जा रही है ऐसे, तो काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल हुआ। और अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है। पता है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है, तो ये देखो ये लिखा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिति ऊर्जा। ठीक है, ये देखो ये लिखा पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको शॉर्ट में मैं पी लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है mgh। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी बोलोगे, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, जो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है ना, तो ये लिखोगे द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आई, अगर किसी वस्तु के की पोजीशन में, स्थिति में, आकार में, साइज में चेंज हो जाता है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है mgh। और आपको बताइए यहाँ पे ये जो जी है ये कौन सा है, ये जी है क्योंकि पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो हम ये ग्रेविटी वाला लेते हैं, धरती की ग्रेविटी वाली जो वैल्यू है। तो क्या वैल्यू होती है, अगर एग्जाम में नहीं दे रखी तो आपकी मर्जी, आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो, या आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो। ठीक है, क्वेश्चन में आप कुछ भी ले सकते हो अगर कुछ नहीं बोला तो। ठीक है, क्वेश्चन में जो अमाउंट दे रखी, जो कट रही होगी उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा, या पॉइंट में है तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट हट जाएगा, इस हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। समझ में आगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन में चेंज हो रहा है ना, तो वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे मैं अब सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ तो मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब एक और सुन लो, अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, ठीक है, अगर कोई चीज ऊपर जा रही है, मान लो मैं ऊपर की ओर कुछ चीज फेंक रहा हूँ, तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर कोई चीज नीचे फेंक रहे हैं तो कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। याद रखना, अगर ऊपर की ओर जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, नीचे की ओर जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, और अगर ये बोले कि अगर कोई चीज ऊपर की ओर जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बोलोगे वो घटेगी, और पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो बढ़ेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब गति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थिति ऊर्जा। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछ ले कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका एग्जाम्पल क्या है, बता सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल बता सकते हो। स्थिति ऊर्जा का एग्जाम्पल होता है जैसे राइजिंग वाटर, पानी ऊपर उठ रहा है, अगर पानी ऊपर की ओर जा रहा है ना, पानी ऊपर जा रहा है, उठता हुआ पानी, तो वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ठीक है, आपने धनुष चलाया, तो आप धनुष को जब चलाओगे उसके जो तीर छोड़ोगे तो उसकी पोजीशन चेंज हुई ना, तो वो किसका एग्जाम्पल है, पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। अब यहाँ पर देखो बहुत कुछ यहाँ बता रखा है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे कार्य के बारे में और बता दूं, जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अभी पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर चलेंगे, थोड़ा सा कार्य के बारे में एक और बता दूं। देखो एग्जाम में आपसे बहुत डीपली भी पूछ सकता है क्वेश्चन। देखो आपने कार्य का जो सिंपल फॉर्मूला तो पढ़ लिया, बल गुणा में विस्थापन, ये तो पढ़ लिया आपने। ठीक है, अगर उसमें कोई एंगल आ जाए, ठीक है, तो आपको पता है एक फॉर्मूला और लगाया जाता है कार्य का, बल गुणा में विस्थापन मल्टीप्लाई में कोस थीटा। इंग्लिश में बोलेंगे इसको वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई में कोस थीटा। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि कार्य जो है वो मैक्सिमम हो, ज्यादा ज्यादा कार्य होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी,
तो आपने पढ़ा ही है कोस थीटा के बारे में। तो देखो आपको मैं बताता हूँ, थीटा की जो वैल्यू आपके कोर्स में कौन कौन सी है। एक है 0 डिग्री, ठीक है। दूसरी थीटा की वैल्यू है 30 वाली, तीसरी है 45, चौथी है 60 और पांचवी है 90। तो अगर कोस 0 डिग्री लिखा आ जाए तो पता है इसकी वैल्यू क्या होती है। आप 10th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। अभी आपको इतना याद रखना कि कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो अगर आपसे पूछेगा कि वर्क को मैक्सिमम करना है तो थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तभी, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो रह जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। कोस 60 की वैल्यू आपको याद रखनी है 1/2 होती है। कोस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो अगर आपसे पूछ ले कि एक बच्चा काम कर रहा है, ठीक है, उसने फोर्स भी लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट भी लगा दिया और थीटा की वैल्यू दे रखी है 90 डिग्री, तो बताओ उसने कितना काम करा। तो आप बोलेगे उसने 0 काम करा। सुन रहे हो मेरी बात। अगर कोस 90 डिग्री आ जाए तो उसने कितना काम किया है, 0। ये डीपली स्टडी आपको करनी है डियर, ठीक है। इसलिए तो मैं आपके लिए सपोर्ट मटेरियल लाया कि बच्चे ये वाला फॉर्मूला तो जानते ही नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको अच्छे से, तो अब आप जान गए सारे, क्लियर हो गया। और आगे देखते हैं, एनर्जी के बारे में मैंने बता दिया, ऊर्जा के बारे में बता दिया, ऊर्जा का मात्रा बता दिया, जूल होता है। आपको मैंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता दिया, ठीक है। आप यहाँ से परिभाषा पढ़ सकते हैं। और देखो कितने सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको 2 एग्जाम्पल देने में इतना वो लगा रहा था टाइम, यहाँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। देखो देखिए कितने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं और आप 2 भी नहीं बता पा रहे थे। देखो क्रिकेट बॉल गतिशील है, पानी बह रहा है, गोली जा रही है ना। चलो बहुत सारे हो गए तो आप समझ ही गए होंगे। अच्छा, तो गति ऊर्जा का मैंने आपको सूत्र भी सिखा दिया। अच्छा, अगर एग्जाम में आ जाए कि फॉर्मूला बना कैसे हैं। अगर मान लो 4 नंबर में टीचर ने आपको खुश करना हो कि भाई चलो बच्चों को खुश कर देते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करके बता दीजिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, तो डिराइव मतलब तो कैसे फॉर्मूला बना, तो आप सिंपल आपको बता रहा हूँ। वैसे तो ये आंसर पूरा है, आपको ये लिख के आना है, ठीक है। ये वाला, ये हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में देखिए, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में, ये रहा। जो ये तो सारा मैंने एग्जांपल दिखाए थे, बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। और मैकेनिकल एनर्जी मैं बता दूं आपको क्या होती है, बताऊं। जब काइनेटिक एनर्जी हो गई और पोटेंशियल एनर्जी हो गई, इन दोनों को जोड़ दोगे तो मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, तो ये पढ़ लेना मैकेनिकल एनर्जी भी, ठीक है। अब जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, तो साइकिल चला रहे हैं तो मैकेनिकल एनर्जी है, क्योंकि पैंडल जब आगे जाएगा उस, ठीक है, आगे जा रहा है तो वो क्या है, काइनेटिक। जब वो पैंडल दूसरा ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है ना, उठ रहा है ना ऊपर, तो वो क्या हो गया, पोटेंशियल। तो दोनों का टोटल होगा तो क्या बोलेंगे उसे, मैकेनिकल एनर्जी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बना, सिंपल है। पहले वर्क डन लिख दो, एफ की वैल्यू लिख दो, फिर ये v² - v² 2s है, एस निकाल लो, ठीक है। एस निकाल लिया, एफ निकाल लिया, फिर पुट कर दो। और फिर उसके बाद अगर मान लेते यू 0 होगा, यू 0 होगा तो हमारा आंसर आ जाए। मैं आपको एक बार ब्रीफली करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो बहुत आसान है। सबसे पहले हमें पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F × S। वर्क डन का फॉर्मूला होता नहीं होता, तो एफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ निकालने का फॉर्मूला होता है, थोड़ा छोटा कर दे तो m × a होता है। ये पहले आ गई। और फिर दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हम लिखेंगे वी नो दैट। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, v² - u² = 2as। तो हमें s का फॉर्मूला यहाँ से पता लग जाएगा, v² - u², 2a बटे में चला गया, 2a बटे में चला गया। ये सेकंड आ गया, तो ठीक है, ये सेकंड आ गया। तो इन दोनों को हमने इसमें पुट कर दिया, इसे a मान लो। तो पुटिंग, या ऐसे लिख दो फ्रॉम a फर्स्ट एंड सेकंड, या आप इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लो। तो W = क्या आ गया, एफ की वैल्यू कितनी आ गई, ma, और s की वैल्यू कितनी है, v² - u² 2a, ठीक है। तो a से a कट गया, तो W = क्या आ गया, m/2 v² - u², ये आ गया। और फिर ले देंगे अगर u की वैल्यू 0 है, मतलब इनिशियल 0 है, तो W = क्या हो गया, m/2 v²। और वर्क को क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी तो है,
इसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 mv² बन गया। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर डिराइव हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब एक बार बताओ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है आप ध्यान से समझिए, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv² होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया कि मान लो m डबल हो जाए, क्या हो जाए, डबल मतलब DOUBL, डबल हो जाए। ठीक है, और उसने बोला v जो है ना, v वो हाफ हो जाए, तो जो नया काइनेटिक एनर्जी है ना वो कितना होगा, वो कितना गुना होगा या कितना आधा होगा। तो आप ये चीज है ना, ये चीज इसको दोबारा इसमें पुट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m की जगह क्या बोला है, डबल, तो यहाँ लिख देंगे m की जगह 2m लिख देंगे, मल्टीप्लाई। और v की जगह क्या बोला, हाफ, तो v की जगह लिख देंगे v/2, 2 बार लिख देंगे। बता 2 बार क्यों लिखा, पावर 2 लगी हुई है। अब इसे काटो, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ रहा है, mv², नीचे क्या आ रहा है, 2 तो हमें चाहिए था, 2 तो फॉर्मूले में चाहिए था, तो इसको ऐसे लिख देंगे। और 2 एक्स्ट्रा आ गया ना, 2 एक्स्ट्रा आ गया तो इसके बाहर 1/2 ले देंगे, नीचे है ना 2, तो नीचे लिखें, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाएगी। मतलब अगर हम m को डबल कर देंगे और v को आधा कर देंगे तो नई काइनेटिक एनर्जी आधी हो जाएगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है HLF। ठीक है, और अगर खाली वो बोलता कि m डबल होगा तो 2 लिखते हैं, तो 2 से 2 कट जाता, v में कुछ नहीं होता, तो फिर काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती क्योंकि नीचे का 2 हट गया था। तो ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर आपसे पूछ सकता है। फिर मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या क्या होती है। तो एग्जांपल आपको बताया, जैसे बांध में जमा पानी ऊपर आ रहा है ना, बताओ ना, राइजिंग वाटर बताया था ना डियर, तो पानी ऊपर जा रहा है, हाइट अबव द ग्राउंड, या चेंज इन शेप, देखो लिखा ना पोटेंशियल एनर्जी कब कब होती है, जब शेप चेंज हो जाए। और यहाँ बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी के कौन कौन से फैक्टर होते हैं, यही होता है, तो 3 होते हैं ना, mgh, इसलिए तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बना है। तो एग्जाम्पल इसके ये लिखे हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, क्योंकि इसको 3 जने इफेक्ट करते हैं। एक हो गया मास, दूसरा हो गया हाइट, और तीसरा हो गया ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। ठीक है, तो ये एच पता है क्यों लिख रहे हैं, ये जो हाइट लिख रहे हैं ना, हाइट, ये एक्चुअल में डिस्टेंस ही है। देखो कोई चीज अगर ऐसे है तो उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और कोई चीज अगर ऐसे हो जाते तो उसी को हम क्या बोलने लग जाते हैं, हाइट बोल जाते हैं। तो अगर डिस्टेंस लिख दे, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, वो बोले कि डिस्टेंस 4 है, डिस्टेंस 4 है, और जी आपको पता है 9.8 है, और मास जो है वो 5 kg है। तो आपसे पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। आप कहोगे सर ने तो हमें फॉर्मूला बताया था mgh, पर यहाँ पर तो डिस्टेंस लिखी है, यहाँ पे तो हाइट लिखी ही नहीं है, तो हम हाइट कहाँ से लाए। अरे ये डिस्टेंस ही हाइट होती है, क्योंकि अभी बताया ना मैंने, अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस है, वर्टिकल हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वही हाइट बन जाएगी। तो अगर डिस्टेंस भी लिखा है ना एग्जाम में, तो फॉर्मूले में आपको h की जगह लिखना है, m कितना है 5, g कितना है 9.8, h कितना है 4, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर है वो जूल में लिख देंगे, क्योंकि जूल में होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे बना, अगर आपसे पूछ ले कि जो स्थितिज ऊर्जा है इसका फॉर्मूला कैसे बना, तो आप ये सिंपल बता दोगे कि वर्क का फॉर्मूला वही है, बल गुणा में विस्थापन। तो बल का फॉर्मूला mg होता है, और h का h उतार दिया। अब विस्थापन की जगह h लिख रहे हैं ना, देख रहे हो ना, यहाँ पे विस्थापन की जगह हम h लिख रहे हैं, मतलब कहने का डिस्प्लेसमेंट की जगह h लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अगर ऐसे है तो हॉरिजॉन्टल है तो उसे क्या बोलेंगे s, और उसी लाइन को जब हम वर्टिकल कर देते हैं तो उसका नाम हो जाता है h। तो क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला बन गया। देखो ये तो छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव था, ये थोड़ा सा चित्र वगैरह बना के दिखा देना। ठीक है, देखिए ये एग्जांपल देखिए, इससे बोला मास 10 kg है, हाइट 6 है। अब देखो हाइट दे रखी है ना यहाँ पे, हाइट, इसने बोला पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। आपको पता ही है कि ग्रेविटी कितनी होती है 10, ये 9.8, अब जो मर्जी मान सकते हो। तो इन्होंने क्या मान लिया 10, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया। ठीक है, आगे 600 जूल। और अगर एग्जाम में ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी क्या होती है, जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है उसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो एग्जाम में अगर ट्रांसफॉर्मेशन पूछ ले तो आप बता देना कि एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है। मैंने बताया था ना, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में बदल गई, लाइट एनर्जी में बदल गई, और
हीट एनर्जी बदल गई। और एग्जाम में अगर एक साउंड साउंड सिस्टम है तो वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें बदल रही है, साउंड में बदल रही है। तो एनर्जी जो है ना वो चेंज हो सकती है। तो आपने पढ़ा है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा है, ये ऊर्जा का संरक्षण नियम। बताओ किस किस बच्चे ने पढ़ा है ऊर्जा का संरक्षण नियम। इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने शुरू में एक चैप्टर में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वही सेम है, बस वो मास था और ये एनर्जी है। अगर आपसे कोई पूछ ले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो आपको समझ आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी किसे कहते हैं, ऊर्जा का संरक्षण नियम किसे कहते हैं। ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, बस इसे एक चीज से दूसरी में स्थानांतरित किया जा सकता है, इसे ही ऊर्जा का संरक्षण नियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा है जब ऊर्जा का एक रूप ऊर्जा के दूसरे रूप में रूपांतरित होता है तब कुल ऊर्जा की मात्रा अचर रहती है। ठीक है, ये लिखा ऊर्जा को ना तो उत्पत्ति हो सकती है ना ही उसका विनाश हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना ऊर्जा का संरक्षण नियम। ठीक है, अच्छा बच्चों आपको पता है फ्री फॉल किसे कहते हैं। फ्री फॉल ये वैसे इस चैप्टर में नहीं है, आप बताओगे जब कोई चीज धरती पर गिर रही होती है और उस पर केवल एक बल लगता है, वो गुरुत्वीय बल, उसे मुक्त पतन कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं। व्हेन एनीथिंग इज फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ देयर इज ओनली वन फोर्स दैट इज ग्रेविटी इज कॉल्ड फ्री फॉल। अगर केवल एक फोर्स ही अप्लाई हो रहा है ना और वो कौन सा है, ग्रेविटी का, तो वहां पर हम बोलते हैं कि वो मुक्त पतन में, फ्री फॉल में हो। ठीक है, अब आ जाओ पावर के बारे में। पावर के बारे में जान लो कि पावर किसे कहते हैं। ये पावर क्या होती है, पावर देखिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपसे पावर के बारे में पूछ रहा है ना, पावर को हिंदी में बोला जाता है शक्ति। तो देखो जब मैंने आपको वर्क बताया तो वर्क में मैंने आपको क्या बताया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क यानी कि कार्य के बारे में क्या बताया मैंने, बल गुणा में विस्थापन। जब मैंने आपको ऊर्जा के बारे में बताया तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। लेकिन जब मैं आपको शक्ति के बारे में बता रहा हूं तो उसका मतलब होता है कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कोई कितनी दर से काम कर रहा है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, समझ जाना, ठीक है ना, कॉल्ड पावर। क्लियर हो गया, हाँ सॉरी, ठीक है, समझ आ गया। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। ठीक है, क्या कहते हैं डियर, पावर इज 1 वाट। अब हाँ, अगर एग्जाम पूछ ले कि 1 वाट किसे कहते हैं, मैंने कहा था ना जैसे 1 जूल आपसे पूछा था, ऐसे आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं 1 वाट किसे कहते हैं, तो बोल दो कि 1 वाट किसे कहते हैं। जब 1 जूल वर्क हो रहा है 1 सेकंड में, उसे 1 वाट कहेंगे। देखो 1 जूल किसे कहते हैं, 1 वाट किसे कहते हैं, ये आप अच्छे से कर लेना। ठीक है, 1 वाट किसे कहते हैं, जब 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है तो उसे 1 वाट कहते हैं। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, फॉर्मूला याद रख लो, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो, पावर पाओ। इसलिए तो वर्क की ऐसे यूनिट क्या होती है, जूल, टाइम की होती है 1 सेकंड। इसलिए तो फॉर्मूला बना है 1 वाट का कि 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकंड। हाँ या ना, देखो फॉर्मूले से आप आराम से डेफिनेशन भी दे सकते हो और 1 वाट जैसी कोई भी चीज आ जाए उसकी डेफिनेशन दे सकते हो। 1 में तो 1 1 ही लिखना है। ठीक है, और अब आ जाओ बड़ा मात्रक कौन सा होता है। अगर शक्ति का बड़ा मात्रक पूछा है तो वो है किलोवाट, और 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट। ठीक है, और अगर आपसे फॉर्मूला पूछता है या न्यूमेरिकल पूछता है तो आप ये निकाल के दिखा देना कैसे इस फॉर्मूले को सॉल्व किया गया। ठीक है, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, एक यूनिट होता है 3.6 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, ये आपको याद रखना आवर के हिसाब से। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पावर का फॉर्मूला लगा दिया, इन्होंने आंसर लिया है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था और मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बच्चों, अपना पूरा ध्यान रखना, खूब मन लगा के पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। थैंक यू।